यहाँ तो कैसे तुम लोग देखो मोबाइल पे देखो ऑनलाइन हाँ ओके तो गुड आफ्टरनून Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन रखा गया था और प्रेजेंटेशन आज जो है वो मनीष, कोमल और विनायक ये 3 लोग देंगे। ओके, तो इन 3 लोगों का जो प्रेजेंटेशन होगा उसके बाद फिर हम लोग आगे नेटवर्क लेयर का कुछ प्रोटोकॉल बचा हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद रिवीजन तो नहीं हुआ तुम लोग का? हो गया सर, कंप्यूटर का रिवीजन हो गया, ठीक है फाइन। हाँ तो ठीक है, चलो पहले मनीष आ जा तुम। हेलो, ये लगाओ। Ready, sir? Can I use a marker? Marker is So, hi guys, my name is Manish Kumar. I'm going to discuss about transport layer. Transport layer. Then first point, transport layer. First point is it is a fourth layer of OSI model. It is a fourth layer of OSI model. First one, and second point is it is. Transport layer. We are going to. I am going to discuss about transport layer and first responsibility of transport layer is. Sorry. First point in transport layer. It is a fourth layer of. ठीक है सर. It is a fourth layer of OSI model. And it receives the data from application layer and further divided into segmentation and sent to network layer and to send over the media. Start से करेंगे starting कैसे? I'm going to discuss about transport layer and what is first point is in transport layer is the fourth layer of OSI model, and it receives the data from application layer and further divided into segmentation and send to network layer to send over the media. तो ये कुछ बेसिक हो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की और ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ फंक्शनैलिटी है. जैसे फर्स्ट फंक्शनैलिटी, इट इज द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और इन टू इन डिलीवरी, और वी कैन से पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी आल्सो. तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है क्या? तो प्रोसेस इज नथिंग, प्रोसेस इज एप्लीकेशन. तो लेट सपोज जैसे दो नेटवर्क है उसके अंदर जैसे एक होस्ट है,
बहुत सारे होस्ट कनेक्टेड हैं डिफरेंट टाइप्स टोपोलॉजी से, तो डिफरेंट टाइप टोपोलॉजी से डिफरेंट है। तो हमारे जो होस्ट कुछ भी हो सकता है, हमारे फर्स्ट नेटवर्क ए का होस्ट कुछ भी हो सकता है, लेटेस्ट हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा कोई भी डिवाइस हो सकता है, और एक नेटवर्क बी है, उसमें भी कोई डिवाइसेस एक सर्टेन टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड है। तो अब ए में जो डिवाइस है, नेटवर्क ए में जो एक होस्ट है A1, वो he wants to communicate with the network B1 which is in network B, उसे कनेक्ट करना चाहता है। तो उसमें क्या है, हमारे नेटवर्क ए में जो है, जो कम्युनिकेट करना चाहता है B1 से, A1 जो B1 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो A1 के होस्ट में जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं कि रन कर रहा हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हो, और नेटवर्क बी में भी जैसे वो भेजेगा डेटा, जैसे हम कोई डेटा B1 हमारा होस्ट है, हम उससे कोई डेटा B1 होस्ट तक भेजना चाहते हैं, तो हो सकता है हम उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हो। तो अब जो हम डेटा भेजेंगे अपने होस्ट से, तो वो किसी डिफरेंट नेटवर्क के, वो अब हमारे यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन है, उस किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू हम वो डेटा उस तक भेजेंगे, और वहां पे भी है बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, वहां पे भी उसमें जो बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें से कौन सा एप्लीकेशन के लिए हमारा ये डेटा होगा, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पोर्ट नंबर्स की। अब पोर्ट नंबर क्या, पोर्ट नंबर एक 16 डिजिट का नंबर है, जो 16 डिजिट का सर हमारे 16 बिट्स, हाँ सॉरी 16 बिट्स का एक नंबर होता है, जो सभी एप्लीकेशन के पास एप्लीकेशन में असाइन होता है, एप्लीकेशन में होता है। तो इसी पोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई डाटा भेजना चाह रहे हैं, तो मैं कोई डाटा भेजना चाहता हूँ A1 होस्ट के थ्रू, A1 होस्ट के में जो बहुत सारे एप्लीकेशन, उसमें से एक है जीमेल, मैं उस जीमेल के थ्रू कोई डाटा भेजने वाला हूँ B1 डिवाइसेस के पास। तो हमारा जो जीमेल है वो बैकएंड में यूज करता है SMTP, सिंपल मेल प्रोटोकॉल, जो जिसका सिंपली पोर्ट नंबर होता है 25, am I right सर? 25। सपोज उससे हमें भेजना है, उस पोर्ट से हमें भेजना है किसी B1 होस्ट को, B1 को होस्ट पे, जिसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो हम वो डेटा भेजेंगे, और वो डेटा सपोज उसमें जो बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, प्रोसेस रन कर रहे हैं, उसका कोई सपोज एक पोर्ट नंबर है 16, जिसका पोर्ट नंबर है 168, वहां पे ये रिसीव होगा। तो कहने का ये मतलब है कि प्रोसेस टू प्रोसेस वो है कि वो प्रोसेस टू प्रोसेस करने का मतलब ये है कि हम डेटा कहाँ से भेज रहे हैं, किस एप्लीकेशन के थ्रू भेज रहे हैं, और वो डेटा कहाँ जा रहा है, और वो किस एप्लीकेशन के लिए है। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। एंड सेकेंड पॉइंट इज एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल क्या है? एरर कंट्रोल में हम लोग पहले जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं डेटा लिंक लेयर में भी, कि एरर जो है एरर डिटेक्ट करता है। ओके, तो डेटा लिंक लेयर में हम लोग एरर को डिटेक्ट करने के लिए CRC का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करने के लिए सिंपली हम लोग चेकसम यूज करते हैं। चेकसम यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, डेटा होस्ट ए जो डेटा भेज रहा है, A1 जो डेटा भेज रहा है, सपोज वो सब भेज रहा है, तो वो उसे कैलकुलेट करेगा, वो अपना चेकसम कैलकुलेट करके बी को भेजेगा, और B1 भी A1 भेजा चेकसम कंप्यूट करके B1 के पास, अब B1 भी क्या करेगा, उसे फिर से कंप्यूट करके दोनों को मैच करवाएगा। यदि मैच कर गया तो एरर नहीं है, या एरर फ्री डेटा पैकेट है। अगर नहीं मैच किया तो वह यानी हम समझ जाएंगे कि एरर में डेटा है। अब तीसरा पॉइंट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि कोई भी सेंडर या कोई भी होस्ट किसी दूसरे होस्ट को किस स्पीड से, कितनी साइज पे डेटा भेज रहा है, इसके बारे में बताना। ये हम पहले भी जानते हैं, सिंपली डेटा लिंक लेयर में भी ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे मेनली कुछ डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस क्या है, वहां जो होता था, वहां पे क्या होता था, जैसे वहां पे हम लोग करते थे नोड टू नोड या होप टू होप डिलीवरी, जिसके लिए हमें फ्लो कंट्रोल की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस और इन टू एंड और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी है। तो इसलिए वहां पे जो कोई डेटा जाता था, जैसे डेटा लिंक लेयर में क्या है
जैसे A1 wants to communicate B1, तो उसमें क्या कर रहा था, तो वो पहले वो डेटा लिंक लेयर में क्या होता था, एक होस्ट पे एक होस्ट जो डेटा सेंड करेगा, एक नोड जो डेटा सेंड करेगा, वो दूसरे वो किस नोड पे जाएगा, उस नोड से फिर किसी और नोड पे जाएगा, उस नोड से फिर फर्दर आगे जाएगा, तो नोड टू नोड वहां डिलीवरी होती थी। उसके लिए हम लोग वहां फ्लो कंट्रोल यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे फ्लो कंट्रोल में क्या है, ये एक मेथड हम फ्लो कंट्रोल में यहाँ यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, दैट इज कॉल्ड मेथड का नाम है एडवर्टाइजिंग विंडो। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेगा रिसीवर जो है, यदि सेंडर कोई डेटा भेज रहा है तो रिसीवर उस सेंडर को पहले ही भेज देगा कि ये है मेरा विंडो साइज, यानी विंडो साइज इज व्हाट इट्स अ काइंड ऑफ कैपेसिटी, कि मेरी क्षमता, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितने साइज का डेटा ले सकता हूँ। सपोज B1 ने अपना विंडो साइज भेज दिया A1 को कि 12,000 बाइट्स भेज दिया, तो उसके कहने का मतलब मैं 12,000 बाइट से ज्यादा डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। विंडोज साइज के लिए कितना बिट है विंडोज किसमें हेडर, किसमें सर? पीसीपी वाले में विंडोज साइज के लिए कितना बिट दिया है? 16 बिट। 16 बिट मतलब 6,535 इतना बड़ा साइज हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यस, विंडो साइज अपना विंडो साइज बता देता है, तो उसके अनुसार वहां पे हम लोग फ्लो कंट्रोल का यूज करते हैं। देन आफ्टर दैट फ्लो कंट्रोल के बाद हमारे पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आती है, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग जैसे एप्लीकेशन लेयर से कोई डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ रहा है, तो हो सकता है कि एप्लीकेशन लेयर में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस रन कर रहे हो, और तो उसमें से दो चार मतलब सपोज 5 एप्लीकेशंस अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, 5 एप्लीकेशंस अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो जो होगा तो उनके लिए जो है उस सब 5 अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू डेटा आ रहा है, उसके लिए जो है नेटवर्क लेयर अलग से कनेक्शन तो नहीं बनाएगा, उसे क्या करेगा, वो मल्टीप्लेक्स करके एक ही चैनल पर जो मीडियम वो यूज कर रहा है उस पे वो सेंड कर देगा। और फिर आगे फर्दर जाके क्या होगा, ये तो हम वहां से रिसीव किए, सेंडर साइड रिसीव किए, तो सेंडर उसे भेज दिया अपने मीडियम के थ्रू। रिसीवर साइड पे क्या होगा कि वही वो यहाँ पे एक प्रोसेस, यहाँ पे एक मैकेनिज्म काम कर रहा है जिसे हम लोग कहते हैं मेनी टू वन मल्टीप्लेक्सिंग में यूज हो रहा है। और वही रिसीविंग इन पे क्या होगा, उसे वो सारा डेटा जो आएगा, सारा डेटा को उसने मर्ज कर दिया, मल्टीप्लेक्स कर दिया, वो एक चैनल से रिसीवर के पास आ रहा है, तो उसे वो क्या कर देगा, वो यहाँ पे एक मैकेनिज्म यूज होगा जिसे हम लोग कहेंगे वन टू मेनी, यानी वो सेपरेट कर देगा। और सेपरेट क्यों करेगा, क्योंकि अपने रिसीवर पे भी हो सकते हैं एप्लीकेशन हो, बहुत सारे एप्लीकेशन हो, उसके लिए जो है सब डेटा, ये डेटा जो होगा सब अलग अलग, मतलब सब एक एप्लीकेशन से तो एक लाइन एक चैनल से तो आ रहा है, लेकिन उसमें जो डेटा होगा वो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए होगा, जिसके लिए हम उसे डीमल्टीप्लेक्स करेंगे और जिसका डेटा है उसके पास तो मिल जाएगा। हाँ, सवाल समझो सर, हम ब्राउजर में दो एक्सटेंशन खोले हुए हैं, एक में हम याहू के लिए मेल कर रहे हैं, एक में हम जीमेल के लिए मेल कर रहे हैं, ठीक है? तो हम जब मेल कर रहे हैं तो अभी बोले ना कि एसएमटीपी जो है तो मेल चालू पड़ेगा, इसका पोर्ट नंबर 25 है, मेल पोर्ट नंबर 25 है, दोनों खुला हुआ है। अगर तुम हमको मेल करते हो, कोई याहू पे कर रहे हैं, कोई गूगल पे कर रहा है, कोई जीमेल पे कर रहा है, दोनों में मेरे पास आएगा, दोनों मेरे बॉक्स में खुलेगा, दोनों आएगा। तो मेरे सिस्टम पे जब मेल आ रहा होगा तो दोनों में जो आएगा दोनों का तो 25 नंबर पोर्ट खोलेगा, ठीक है? और यहाँ 25 नंबर पोर्ट पे दो एप्लीकेशन है, ये डिस्टिंग्विश करते हैं। सवाल मेरे सिस्टम पे एक मैसेज आया, दो मैसेज आया, एक मैसेज आ रहा है याहू वाला, एक मैसेज आ रहा है जीमेल वाला, दोनों बोला कि हम पोर्ट नंबर 25 पे लिया है, ठीक है? यहाँ पे पोर्ट नंबर 25 दोनों एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो चुनाव कैसे होगा, कौन जीमेल वाला है कौन याहू वाला? दोनों का 25 ही है सर, दोनों का 25 ही है। तो मेरे तो सिस्टम में इतना पता होगा तो मेरा पोर्ट वही है, सोचना
तब तक तुम आपको सोचो बैठ के बताना। सर किसी को देखिए ना कोई लॉगिन करा दे, मेरा इमेज आप में आ रहा सर, कहीं उसमें नहीं है सामने वाले में। ठीक है, मतलब जो देख रहा है उसको ना जाए, आपको वोट तो इसी वजह से कोई लॉगिन हुआ है यहाँ पे। हाँ वो तो यहाँ तो जो इसमें आ नहीं जो इसमें आ रहा है वैसे ही सबको आएगा, सबको वैसे ही आएगा। सही आ रहा था सर। सही आ रहा है सही तो क्या सही आ रहा है? ट्रांसपोर्ट में लिखा है उसमें सही आ रहा था, पोस्ट को देखो यहाँ बीज को तो लेकिन ये जो रिकॉर्ड हो रहा है सही रहेगा। नहीं सर, उसमें सीधा हो जा रहा है। ठीक है, कोशिश करो रोज इंटरेक्शन जितना कम है वो तो कम लिखना है, अभी कोशिश करो कि कम से कम लिखना पड़ेगा उनको। ये लगा लो यहाँ से लिखने दो लेना सर। हाँ, ठीक। निकल वाला आता नहीं है तो तुम लोगों को दिखा रहा है आ रहा है करेक्ट है। सर वो मिरर वाला की वजह से हुआ था। निकल के तो पहले भी हुआ था एक बार, सर नाम का वहाँ तो उनका मतलब कनेक्टेड हमको तो नहीं चल रहा, उनको उसका भी सर एक्चुअली में यहाँ पे ये रिंग टोपोलॉजी से हम एक मतलब कि नेटवर्क ए क्रिएट किए हैं और इसके बीच में स्पेस और ये नेटवर्क डी में हम कुछ बस टोपोलॉजी से कुछ होस्ट को कनेक्ट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीच में मतलब स्पेस नहीं था इसलिए मेरा राउटर यहाँ पे क्रिएट मतलब बना है। यहाँ पे 2 राउटर है। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर से डिस्कस करने से पहले हम लोग पहले डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पहले समझ लेते हैं ताकि इसको डिस्टिंग्विश करना और इजी से समझ पाएंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें क्या कि नेटवर्क मतलब ये नेटवर्क ए में जो हम लोग का होस्ट मशीन A2 है कम्युनिकेट करना चाहता है B4 से। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट कम्युनिकेट तो करेगा नहीं,
तो ये कैसे करेगा? तो अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए डेटा लिंक लेयर के लिए बात करते हैं, तो ये तो पहले हम लोग का ये इस नोड पे आएगा, इस नोड पे हम लोग का जो डेटा आएगा फिर अगले राउटर की तरफ जाएगा, फिर ये जो अगले राउटर की तरफ जाएगा तब हम लोग का डेटा फाइनली यहाँ तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से यानी कि इस मतलब होस्ट A2 से जो हम लोग का राउटर पे हम लोग का जो डेटा आया, यानी कि वो नोड टू नोड कम्युनिकेशन किया। स्पेस का प्रॉब्लम है, स्पेस का प्रॉब्लम है। और इसका देखिए सही रहेगा। ये जो हम लोग का नोड टू नोड कम्युनिकेशन हो रहा है वो हम लोग का डेटा लिंक लेयर पे हो रहा है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर पे भी ऑलरेडी हम लोग सारा कुछ डिस्कस किए, वहां पे भी फ्लो कंट्रोल था, एरर कंट्रोल था, लेकिन इसमें और ट्रांसपोर्ट लेयर वाला में क्या डिफरेंस है हम लोग ये समझते हैं। पहले तो हम लोग जो यहाँ पे जो नोड टू नोड कम्युनिकेशन को समझ लेते कि यहाँ पे वो कह रहा है, जो हम लोग का यहाँ से जो डेटा निकला वो पहला हम लोग कहाँ पे गया, किस नोड पे गया, ये मैटर करता है। तो यहाँ पे ये जो डेटा हम लोग का कम्युनिकेशन हुआ है वो हम लोग का नोड टू नोड हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे फिर हाँ नेटवर्क लेयर में हम लोग अगर एक सिस्टम के बीच में दो मतलब कि एक नेटवर्क में यानी कि नेटवर्क ए में अगर हम दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो हम लोग फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस का भी यूज करके तो हम लोग कम्युनिकेशन करा सकते थे आईपी एड्रेस को यूज करके, लेकिन वहां पे भी ये रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था जो हम लोग का नेटवर्क लेयर में हम लोग का काम हो रहा था। तो डेटा लिंक लेयर में भी हम लोग फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और ये कंजेशन कंट्रोल सब कुछ हम लोग बात किया था, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था हम लोग का दो नोड के बीच में फ्रेम का मतलब कि ये डेटा ट्रांसफर हो रहा था, और जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट लेयर पे होगा वो हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस होगा, उस पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले हम लोग डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर से रिलेटेड और भी बात डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग डेटा लिंक लेयर और फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड बात किए थे। तो ये जो फ्लो जो कंट्रोल कर रहा था ना यहाँ डेटा लिंक लेयर पे, सर क्या ना रिमूव द मास्क से, मास्क नहीं उठाए, सर बोलने में दिक्कत हो रहा है सर। तो यहाँ पे जो हम लोग फ्लो कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो ये हम लोग का ट्रांसपोर्ट लेयर जो मतलब कि माइंड सेट करके ये चलता है कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस हम लोग का फ्लो कंट्रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात करें तो ये डेटा लिंक लेयर क्या करता है, या कि नोड टू नोड के फ्लो को कंट्रोल करता है। फ्लो को कंट्रोल सिंपली ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग सिंपली ये फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका मतलब हर एक लेयर पे चेंज होता है। तो ये था रिलेटेड हम लोग का डेटा लिंक लेयर और फ्लो कंट्रोल। नेटवर्क लेयर में भी हम लोग जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे थे वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिससे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, तो नेटवर्क लेयर पे जो हम लोग का डेटा हम लोग जो सेंड कर रहे थे पहला तो वो रिलायबल नहीं था, दूसरा हम लोग लॉस ऑफ डेटा भी हो सकता है, यानी कि अगर बहुत सारा हम लोग पैकेट या डेटा सेंड किए हैं तो ऐसा भी हो रहा था कि हम लोग डेटा लॉस भी हो जाए या फिर डुप्लीकेट हम लोग का डेटा पहुंचे, मतलब कि और इन ऑर्डर मतलब आउट ऑफ ऑर्डर में हो, मतलब कि जिस ऑर्डर में जैसे कि अगर हम लोग कीबोर्ड से ही प्रेस करते हैं लाइक कंप्यूटर, ठीक है, तो ये कीबोर्ड क्या लेता है इन ऑर्डर में हम लोग का डेटा ले रहा होता है, लेकिन वहां पे जो हम लोग ये नेटवर्क लेयर पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ ऑर्डर में, जैसे कि हम लोग जो 4 पैकेट सेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि पहला वाला पैकेट बाद में पहुंचे और लास्ट वाला पैकेट हम लोग का सबसे लास्ट में पहुंचे, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत था हम लोग का नेटवर्क लेयर पे, इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है हम लोग का ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे रोल्स या फंक्शनैलिटीज की बात करें
तो पहला जो रोल था हम लोग का प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता था ये, जिसको कि हम लोग पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला हम लोग का ये जो फंक्शनैलिटी आता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, ये आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो जो हम लोग सेंडर साइड और रिसीवर साइड में अगर हम लोग का ये मान लो कि अगर हम लोग का सेंडर है और ये हम लोग का क्या है, रिसीवर है। ठीक है, तो सेंडर अगर मान लेते हैं कि ये मल्टीपल एप्लीकेशन एट अ टाइम में ये रन कर रहा है, ठीक है, और ये सेंड कर रहा है हम लोग का क्या, रिसीवर साइड में। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहा है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी समझेंगे कैसे कि किस पोर्ट के लिए मतलब किस मतलब एप्लीकेशन के लिए आया, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग पोर्ट नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म हम लोग का यूज होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, जिसको कि हम लोग मतलब कि नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन दोनों का मतलब सेम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंडर साइड में भी हम लोग का मेनी एप्लीकेशंस रन कर रहा हो और रिसीवर के साइड में मेनी एप्लीकेशंस रन कर रहा हो, तो ये मतलब कि जो एप्लीकेशन या फिर यहाँ से जो डेटा हम लोग का सेंड हुआ है रिसीवर के साइड में, तो वो किस एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड है ये हम लोग को डिफाइन करता है पोर्ट नंबर से। तो हम लोग पहले पोर्ट नंबर अभी यहाँ समझ लेते हैं। पोर्ट नंबर बेसिकली क्या होता है, वो इंटीजर का कॉम्बिनेशन है जिसका कि रेंज होता है 0 से लेकर के 65,535। ठीक है, जो 2 के 16 में हम लोग का जनरेशन होता है, यानी कि 1 माइनस यानी कि ब्रॉडकास्ट वाला जो हम लोग का चैनल होता है उसको माइनस करके, और ये वाला जो मतलब कि कितना हम लोग जनरेट कर सकते हैं ये इस चीज के लिए डेडिकेटेड होता है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर में भी बेसिकली हम लोग 3 टाइप का पोर्ट नंबर जानते हैं। पहला जो होता है वो हम लोग का वेल नोन पोर्ट होता है। दूसरा जो होता है वो हम लोग का रजिस्टर्ड पोर्ट होता है। और जो तीसरा होता है वो हम लोग का डायनेमिक पोर्ट होता है। पहला जो पोर्ट नंबर होता है जिसका की रेंज होता है 0 से लेकर के 0 से लेकर के 1051 तक जो हम लोग का वेल नोन पोर्ट होता है, जो कि हम लोग का रजिस्टर्ड है, यानी कि इस पोर्ट नंबर में हम किसी अदर टास्क के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। जो दूसरा जो मतलब कि पहला जो पोर्ट होता है वो हैंडल किया जाता है IANA के थ्रू। और है ना सर,
जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ये असाइन नंबर अथॉरिटी, जिसके के थ्रू ये हैंडल किया जाता है, जिसका कि रेंज भी हम लोग का 1000 ये 0 टू लेकर के 1051 तक होता है। दूसरा जो हम लोग का पोर्ट नंबर होता है दूसरा जो हम लोग का पोर्ट नंबर होता है 1052 से लेकर के 49151 तक का जनरेट होता है। ये जो होता है वो हम लोग IANA के थ्रू हैंडल नहीं किया जाता है, मतलब कि इसको IANA के थ्रू हैंडल नहीं किया जाता। पहला वाला क्या था जो कि हम लोग को IANA के थ्रू हैंडल किया जाता है, और जो हम लोग का थर्ड पोर्ट नंबर है वो हम लोग का जिसका की रेंज होता है 49,152 से लेकर के 65,535 तक, ठीक है। और ये मतलब कि अदर टास्क के लिए हम लोग का डेडिकेट होता है, यानी कि अदर टास्क यानी का मतलब अदर प्रोसेस के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और और ये यहीं पे हम लोग का एक और मतलब सॉकेट एड्रेस की बात करते हैं। सॉकेट एड्रेस क्या होता है, ये भी हम लोग का कॉम्बिनेशन होता है किसका, IP एड्रेस का और पोर्ट नंबर का। हाँ, ले सपोज कोई भी हम लोग यहाँ पे एक IP एड्रेस समझने के लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे यूज कर लेते हैं पोर्ट नंबर 21, ठीक है। तो ये हम लोग का पोर्ट नंबर और ये IP एड्रेस का कॉम्बिनेशन ही होता है क्या, सॉकेट एड्रेस। सॉकेट एड्रेस बेसिकली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जब हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कर रहे होते हैं मैसेज का, डेटा का, या फिर जो भी हम लोग सेंड कर रहे होते हैं, वहां पे हम लोग का यूज होता है, और ये वहां पे काफी रिक्वायर्ड होता है सॉकेट एड्रेस का। तो पहला जो हम लोग फंक्शनैलिटी था लगभग वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि था हम लोग का प्रोसेस टू प्रोसेस, जिसको कि अदर नेम से हम लोग पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी जान लेते हैं। सेकंड जो हम लोग का है फ्लो कंट्रोल। आइडेंटिफिकेशन मेरे बच्चे ने तो आ गए। मैथ्स का तो उनको एक्सटेंड करवा दीजिए। हाँ ठीक है। पूरा ही डिस्कस So today I am going to discuss the protocols of transport layer. So as my colleagues have already discussed about the basics of transport layer, so now I will discuss about the protocols related to transport layer. Now first of all, what is protocol? Protocol क्या होता है? तो हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है कि जो प्रोटोकॉल होता है वो कुछ नहीं है, सेट ऑफ रूल्स है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। हर लेयर के पास सर्टेन प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल के लिए सर्टेन प्रोटोकॉल्स को समझा था हम लोगों ने।
उसके बाद नेटवर्क लेयर पे भी सर्टेन प्रोटोकॉल्स है, जैसे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। सिमिलरली जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है वहां पे भी प्रोटोकॉल्स दिए गए, और इसमें जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो है हमारा यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म पहले हम लोगों को देखना है, तो यूडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हमारा सबसे पहला प्रोटोकॉल है जो कि हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पॉइंट which I have the first point which I have written here is connectionless. So first of all जो UDP है वो एक connectionless प्रोटोकॉल है। It means that जो दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे उन लोगों के पास कोई कनेक्शन नहीं होगा, जो प्री एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन के बारे में जो जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वैसा कोई कनेक्शन हमारा यूडीपी के केस में नहीं होगा। जैसा कि कनेक्शन लेस है, तो दूसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे यहाँ पे वो इसी से रिलेटेड है कि कोई भी चीज अगर कनेक्शन लेस होगा तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो होता है हमारा यहाँ पे अनरिलायबल। ठीक है, तो कनेक्शन लेस पहला पॉइंट हो गया कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अनरिलायबल। अब अनरिलायबल है तो हम इसका यूज क्यों करें? ठीक है, कोई भी चीज अगर अनरिलायबल है तो पॉइंट उठता है कि व्हाई वी शुड यूज दैट। So first of all, there are certain applications for which we need this protocol, just like for mail transferring, where we are not where we are not like so much concerned about the reliability of the message. If I'm sending a mail, I'm not reliable. I'm not getting concerned that I'm sending a mail, so this should be delivered in like within 4 minutes or 5 minutes. It should be delivered. Okay. So इसमें भी वही चीज कहा जा रहा है कि जो यूडीपी है उसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? तो उसका इस्तेमाल हम लोग स्मॉल मैसेजेस को भेजने के लिए करेंगे, जैसे हमारा मेल हो सकता है। ठीक है, स्मॉल मैसेजेस को अगर हमको ट्रांसमिट करना है तो जो प्रोटोकॉल का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा यूडीपी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वो है लेस इंटरैक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो हमारा यूडीपी है उसमें सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। अब यहाँ सेंडर एंड रिसीवर से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सेंडर भी एक सेंडिंग प्रोसेस होगा, रिसीवर भी एक रिसीविंग प्रोसेस होगा, क्योंकि हम प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी पे डील करता है। तो जो हमारा सेंडर होगा वो भी एक सेंडिंग प्रोसेस होगा, जो रिसीवर होगा वो भी एक रिसीविंग प्रोसेस होगा। ये हो गया यूडीपी का केस। अच्छा, एक दो पॉइंट हम और डिस्कस कर देते हैं कि जो हमारा यूडीपी है इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। तो एक ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हम लोग इसका यूज करते हैं, जो हमारा यूडीपी है। जनरली एक ध्यान में रखना है बस इस चीज को कि स्मॉल मैसेजेस जहां पर भी भेजना है और उसके साथ साथ इसकी रिलायबिलिटी हमारे लिए कंसर्न नहीं है। ठीक है, कि ये उतना ज्यादा रिलायबल हम मैसेज भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, वो अगर कंसर्न नहीं है तो हम यूडीपी का यूज यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इस प्रोटोकॉल को जब हम यूज करेंगे तो इसका फ्रेम फॉर्मेट किस तरीके से होगा। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर से जो भी डेटा को रिसीव करता है उसके साथ ही एक हेडर जोड़ता है। ठीक है, और हेडर में सर्टेन इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा डेटा है और ये हमारा हेडर सेक्शन है। इसका जो हेडर सेक्शन होता है ये फिक्स्ड होता है और ये फिक्स्ड 8 बाइट्स का होता है। 8 बाइट्स का हेडर सेक्शन हमको यूडीपी के केस में मिलता है, और इस पूरा का पूरा जो ये हेडर प्लस डेटा है इसको हम लोग बोलते हैं यूडीपी पैकेट। यूडीपी पैकेट बोलते हैं। अब हम अगर हेडर की बात करें तो हेडर में क्या क्या होगा। हेडर में हमारा सोर्स पोर्ट एड्रेस होगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे लेंथ होगा। अब ये जो लेंथ है ये सब, अब देखो 8 बाइट्स का 8 बाइट्स इट मींस कितना बिट्स हो गया? 8 बाइट्स मींस 64 बिट्स। सो 64 बिट्स में सारा का सारा जो सेक्शन है, ये जो सोर्स वाला ये भी 16 बिट का होगा, ये भी 16 बिट का होगा, लेंथ वाला जो सेक्शन है वो भी 16 बिट, और जो लास्ट यहाँ पे जो सेक्शन है वो है चेकसम का, और ये भी हमारा 16 बिट का होगा। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो हेडर है इसका वो फिक्स्ड 8 बिट्स का होता है। पहला 16 बिट जो है हमारा सोर्स पोर्ट एड्रेस, वही चीज है सेंडिंग प्रोसेस जिस पोर्ट पे रन कर रहा है उसका एड्रेस, डेस्टिनेशन जिस पोर्ट पे हमको जिस भी प्रोसेस के लिए भेजना है वो किस इस पे रन कर रहा है, पोर्ट पे रन कर रहा है उसका एड्रेस। लेंथ सेक्शन जो होगा यहाँ पे ये यही थोड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है। ये जो लेंथ है ये पूरा यूडीपी पैकेट का लेंथ कंटेन करेगा, ये नहीं समझना है कि जो हेडर सेक्शन है उसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगा यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा चेकसम है जो कि एक एरर डिटेक्शन कोड है जिसके बारे में हम लोगों ने डेटा लिंक लेयर में डिस्कस किया था, वो 16 बिट्स का होगा। ठीक है, तो ये था हमारा यूडीपी। दूसरा जो प्रोटोकॉल है था वो था टीसीपी। टीसीपी को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है वो एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। पहला तो यहाँ पे पॉइंट यही है कनेक्शन ओरिएंटेड, और दूसरा है रिलायबल। अब यहाँ पे समझना है कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब हो गया कि दो प्रोसेस, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रोसेस P1 है, ये हमारा प्रोसेस P2 है, ठीक है, और इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो डेटा भेजने से पहले, मैसेज को ट्रांसमिट करने से पहले इन दोनों के बीच में कोई ना कोई पाथ एस्टैब्लिश हो जाना चाहिए, तभी हम लोग डेटा भेजेंगे और तभी ये क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। इस तरीके का अगर सिनेरियो मिलता है तो इसको हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सर्किट स्विचिंग पढ़ा था इससे पहले, तो सर्किट स्विचिंग में भी कुछ इसी तरीके का 3 फेज में हम लोग को काम कर रहे थे, सेटअप फेज, डेटा ट्रांसफर फेज एंड टीयर डाउन फेज। यहाँ पे भी वही चीज होगा, दोनों टीसीपी के बीच में दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस का टीसीपी, अगर इसका टीसीपी ले ले और इसका टीसीपी ले ले तो दोनों टीसीपी के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, वंस द कनेक्शन गेट्स स्टैब्लिश देन डेटा ट्रांसफर विल टेक प्लेस। ओके, जब उसके बाद हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे एंड वंस द डेटा ट्रांसफर इज बीइंग डन वी कैन जस्ट डिमोलिश दिस structure. Okay, so it depends upon our need also. If we have to send further data then we will stay with this path, otherwise we just have to demolish it. Okay, so connection oriented clear है। कनेक्शन ओरिएंटेड जैसा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड से डायरेक्टली रिलेटेड है इसका नेक्स्ट पॉइंट जो कि है रिलायबल। कोई भी चीज अगर कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो रिलायबल होगा। यस्टरडे सर हैज सेंट फ्यू फोटोज इन आवर ग्रुप। ओके, सो वहां पे भी वही चीज है कि अगर बेबी को हम दूसरे बेबी मतलब दूसरे पर्सन के हैंड टू हैंड डिलीवरी कर रहे हैं तो टीसीपी है, और हवा में फेंक रहे हैं उसको इंतजार कर रहे हैं कि कैच कर लेगा तो यूडीपी है। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल क्लियर है। तीसरा होता है इसका बाइट ओरिएंटेड डिलीवरी, और मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स ओरिएंटेड डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि जो सेंडिंग प्रोसेस है, जैसे अगर हम इसको बात कर रहे हैं, ये हमारा सेंडिंग प्रोसेस P1 है, और जस्ट से P, और ये भी हमारा एक प्रोसेस है P1 ले लेते हैं। कहता है कि ये स्ट्रीम ओरिएंटेड डिलीवरी करता है। जो सेंडिंग प्रोसेस है वो भी एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को भेजेगा, और जो रिसीविंग प्रोसेस है वो भी एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को एक्सेप्ट करेगा। अब ये क्या चक्कर है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का, यूडीपी में क्या हो रहा था, सिंगल सिंगल डेटा पैकेट ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पैकेट स्विचिंग में पढ़ा था। पैकेट स्विचिंग में क्या हो रहा था, एक पैकेट को उसमें जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, राउटिंग एल्गोरिथम, सीक्वेंस नंबर, उसके आधार पर उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है ना कि जो दोनों प्रोसेस है उसको बस ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्यूब लगा हुआ है, उसके बीच में ट्यूब लगा हुआ है, ये प्रोसेस यहीं से डेटा भेज रहा है, और जो रिसीविंग प्रोसेस है वो इसी ट्यूब से डेटा एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये रेगुलर स्ट्रीम ऑफ डेटा भेजा जा रहा है, ये तब तक भेजा जाएगा जब तक कि इसका पूरा का पूरा जो सेंडिंग प्रोसेस का डेटा है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, नहीं नहीं, जस्ट इमेजिन किया गया है कि एक जो ट्यूब सही में नहीं है, यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि इन्वायरमेंट, यस यस, सो यहाँ पे ऐसा हम लोग मान करके समझ सकते हैं कि जो टीसीपी है वो एक ऐसा ट्यूब बीच में इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे रहा है जिसमें एक ट्यूब है और एक प्रोसेस इसी ट्यूब के मदद से दूसरे प्रोसेस तक डेटा को डिलीवर कर रहा है। इसके बाद आता है टीसीपी सेगमेंट्स। टीसीपी सेगमेंट्स हम लोग कह सकते हैं ये सब इसका रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक जो बोलना चाहते हैं हम लोग एलियास यूज कर सकते हैं इसके लिए। टीसीपी सेगमेंट्स क्या होता है,
ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग ये बात जान रहे हैं कि सेशन लेयर से जो भी डेटा कोई एक्सेप्ट करेगा, ये जो हमारा इसको वहां पे नंबर ऑफ बाइट्स को एक पैकेट में बनाया जाएगा जिसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। अब सेगमेंट तो बन गया, सेगमेंट के साथ जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो हेडर को ऐड करता है। जब वो हेडर को ऐड करता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ वो सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और सेवरल तरीके की इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड करता है, और उसके बाद वो क्या करता है, नेटवर्क लेयर को भेज देता है, जो कि उसको इनकैप्सुलेट करके नेटवर्क पे छोड़ देता है, ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो एक तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? तो यहाँ पे भी वही चीज होगा कि जो दो प्रोसेस हैं एट द सेम टाइम सेगमेंट्स को ट्रांसमिट कर पाएंगे दोनों एंड पे, तो ये हमारा फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है। फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन के बाद आता है, अच्छा, रिलायबिलिटी को हम थोड़ा और डिस्कस कर देते हैं। ये जो रिलायबल है, रिलायबल क्यों कहेंगे, क्या ऐसा चीज ये करता है कि इसको रिलायबल बोल दिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम कनेक्शन लेस की बात कर रहे थे यूडीपी की, तो हम कह रहे हैं कि वो एज ए इंडिविजुअल डेटा पैकेट के रूप में उसको राउट कर रहा है, तो वो अनरिलायबल है। क्या रिलायबल, क्यों रिलायबल कह देंगे, ऐसे ही थोड़ी कह देंगे कि ये रिलायबल है। क्या करता है ये, तो ये करता क्या है ना कि ये एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म का यूज करता है। एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म का यूज करता है डेटा पैकेट की, सॉरी डेटा पैकेट नहीं, सेगमेंट्स की डिलीवरी के लिए ये एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म्स का यूज करता है। इसके साथ साथ जो हम इसकी रिलायबिलिटी की बात करें, तो ये कुछ एरर जैसे कि करप्टेड सेगमेंट्स हो गया, आउट ऑफ द ऑर्डर सेगमेंट्स हो गया, लॉस सेगमेंट्स हो गया, उन सारे चीजों के लिए भी ये मैकेनिज्म्स को प्रोवाइड कराता है। तो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन देख लिए। अब इसका एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, जैसा हम लोगों ने यूडीपी में देखा था। अगर इसका हम लोग देखें, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये हमारा डेटा है, ठीक है, जिसका हम लोग सेगमेंट, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं टीसीपी सेगमेंट की, तो ये इसका हेडर होगा। जैसा हम लोग यूडीपी के केस में देख रहे थे कि हेडर प्लस डेटा बन मिलकर के हमारा एक पूरा का पूरा सेगमेंट तैयार कर रहा था। तो यहाँ पे जो हेडर होगा, वहां पे कितना बाइट का हेडर था, 8 बाइट का फिक्स्ड हेडर था। यहाँ कह रहा है कि जो हेडर का लेंथ है ना, वो 20 बाइट्स टू 60 बाइट्स हो सकता है। अब कब 20 होगा, कब 60 होगा, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। हेडर जो है इसका, सोर्स पोर्ट एड्रेस और उसी तरीके से यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस हो जाएगा, दोनों 16 बिट का होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे सीक्वेंस नंबर होता है, सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स का होता है यहाँ पे। सीक्वेंस नंबर के बाद हमारा आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो भी 32 बिट्स का होता है। यहाँ जो हमारा हेडर लेंथ होता है, ठीक है, इसको लेंथ समझना है, ये हमारा 4 बिट्स का होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ रिजर्व्ड बिट्स रखे गए हैं। रिजर्व बिट्स जो होते हैं वो 6 बिट्स के होते हैं। और यहाँ पे अब जो हम लिखने वाले हैं, कुछ कैरेक्टर्स हम लोग लिखेंगे, वो टोटल 6 बिट्स के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे URG हो गया, RQT हो गया, ACK हो गया, SYS हो गया, TSH हो गया, एक हो गया FIN, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 32, यहाँ पे 4 बिट्स हो गया और ये 6 बिट्स हो गया, तो 10 बिट्स और 10 और 6 ये हो गए, हर एक बिट का फ्लैग होगा, तो यहाँ पे टोटल 16 बिट्स हो गए। अब जो बाकी 16 बिट है, बाकी विंडो साइज होता है 16 बिट्स का, बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे चेकसम हो जाएगा हमारा 16 बिट्स का, और अर्जेंट पॉइंटर फील्ड एक होगा, वो भी 16 बिट्स का होगा। अब अगर अभी हम इसके बिट्स को कैलकुलेट करें, 16 कितना हो गया, 32, सब 32 बिट का है, 1 2 3 4 5, 32 इंटू 5 करेंगे तो 1 कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 160, ठीक है। और 160 को 8 बिट से डिवाइड करेंगे तो 20 बाइट्स मिल गया।
मतलब अगर इतना खाली रहे हमारे हेडर सेक्शन में डेटा, तो जो हमारा हेडर का लेंथ होगा वो कितना होगा, 20 बाइट्स होगा। एक एक्स्ट्रा फील्ड इसमें जुड़ जाता है ऑप्शन एंड पैडिंग का, and this field comprises of 40 bytes. Okay, so as this field is optional, okay, so this field is not compulsory that it will be included in that header section. So if it is not available there, the size of header will be 20 bytes, and if it is available there, then the size of frame will be 60 bytes. सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस पहले के तरह ही है। सीक्वेंस नंबर क्या है, अभी सीक्वेंस नंबर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ना कि अगर हम सेगमेंट भेज रहे हैं, तो सेगमेंट अगर हम भेज रहे हैं तो रिसीवर एंड पे हमको इसको रीअसेंबल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम रीअसेंबल करेंगे अगर हम सीक्वेंस नंबर नहीं दे। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर का यूज क्या है, रीअसेंबलिंग के लिए हम लोग सीक्वेंस नंबर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट। हम पहली बार बता चुके हैं कि ये रिलायबल क्यों है, एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म को यूज करता है। एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा जैसे ही रिसीवर डेटा सेगमेंट को रिसीव किया, वो नेक्स्ट बाइट के लिए या नेक्स्ट बिट के लिए जो भी डेटा आया उसके लिए वो क्या कर देगा, एक्नॉलेज कर देगा, जो कि वो एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब अगर इसको 10,000 तक मिल चुका है तो वो 10,001 एक्नॉलेजमेंट के लिए उसको ट्रांसमिट कर देगा। इसके बाद आता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ 4 बिट्स का होता है। ठीक है, एक्चुअली हेडर लेंथ हमारे इस पर्टिकुलर इसको दिखलाता है कि हेडर लेंथ कितना बाइट का है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है, जैसे देखो 4 बिट है तो 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। लेकिन 16 तो हम रखेंगे नहीं क्योंकि वैल्यू तो 0 भी होता है बिट में, तो 0 से 15 चला जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो इधर 5 होगा और 15 होगा, और हर वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 20 बाइट चाहिए, तो मिनिमम तो 20 बाइट्स होगा ही अगर ये वाला फील्ड नहीं हुआ। और हर वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अगर 4 से करेंगे तो 20 बाइट्स, और अगर ये भी इंक्लूडेड है तो 15 इंटू 4 60 हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व्ड बिट्स फ्यूचर यूज के लिए रखा गया है, इसके बारे में उतना कुछ अभी हम लोगों को नहीं करना है। ये जो सारे फ्लैग्स हैं, इन सारे फ्लैग्स का यूज हम लोग करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेशन के समय। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एस, सॉरी यहाँ एस हो गया, वहां SYN होगा। ठीक है, सिन फ्लैग है, फिन फ्लैग है, ठीक है ना, PSH फ्लैग है। ठीक है, तो सिन का हम बेसिकली यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए। ठीक है, PSH का यूज कब करते हैं, तो जब डेटा सेगमेंट हम भेज रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जिस ऑर्डर में ये प्रोड्यूस हुआ है उसी समय एप्लीकेशन को डिलीवर हो जाए, तो PSH फ्लैग को ऑन कर लेंगे, और जब डेटा भेज दिए तो फिन फ्लैग भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर सेगमेंट जाएगा यहाँ पे, ये जो AC के सेगमेंट है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट हम लोग भेजेंगे। जब कनेक्शन ओरिएंटेशन कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे ना कि एक क्लाइंट हो रहा था और एक सर्वर हो रहा था। तो क्लाइंट क्या कर रहा था, SYS फ्लैग सीधा सीधा भेज दे रहा था, सिंपली एक ही बिट को भेज रहा था ऑन करके। ठीक है, और जो हमारा सर्वर था वो क्या कर रहा था, SYS प्लस AC के भेज रहा था कि पहला वाला का एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाए और ये भी इसके साथ सिंक्रोनाइज कर जाए। लेकिन दोनों तरफ से सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, एक तरफ से सिर्फ ये भेज देगा तो नहीं। सर बताए थे ना 3 वे हैंडशेकिंग इसको कहते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। अब ये विंडो साइज था ना तुम्हारा सवाल, तो विंडो साइज कहने का मतलब ये हो गया, जैसा कि इसने भी बताया था कि विंडो साइज क्या होता है ना, कि आप कितना मैक्सिमम डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग फ्लो कंट्रोल में वही चीज देखते हैं कि अगर सेंडर के भेजने का स्पीड ज्यादा है और रिसीवर के एक्सेप्ट करने का स्पीड कम है, तो रिसीवर डेटा लॉस करेगा। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग विंडो साइज देते हैं। और सेंडर का विंडो साइज कोई मायने नहीं रखता है कि कितना भेज सकता है। यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें 2 पे पावर 16, तो आ जाएगा 65535 बाइट्स। मैक्सिमम इतना डेटा एक बार में भेज देगा। इससे मतलब नहीं अगर ये सेंडर है तो रिसीवर कितना एक्सेप्ट कर सकता है। हो सकता है ना कि एक ही प्रोसेस तो नहीं है कि वो एक ही प्रोसेस से डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स, उसके पास कितना अवेलेबल बफर है, उस हिसाब से विंडो साइज क्या होगा अपने आप को सेट करेगा। ठीक है, और चेकसम तो एरर डिटेक्शन कोड है, और इस केस में ये जो चेकसम है ना, ये मैंडेटरी हो जाता है। इससे पहले हम लोग यूडीपी में जो चेकसम देखे थे उस केस में वो ऑप्शनल था, भेजो ना भेजो क्योंकि अनरिलायबल है। अर्जेंट पॉइंटर फील्ड अब क्या है, अर्जेंट पॉइंटर फील्ड कहता है कि हो सकता है ना कि ये जो डेटा है, ठीक है, हम टीसीपी का ही यूज कर रहे हो, बट ये अर्जेंट डेटा हो। ठीक है, हमको एट पॉइंट ऑफ जैसा ही भेजे हम लोग उसी समय इसको डिलीवरी करनी है हमको। ठीक है, बहुत अर्जेंट डेटा इसमें कंटेन कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो फ्लैग है ना, URG फ्लैग, इसको हम लोग अर्जेंट पॉइंटर फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्लैग को ऑन कर देंगे और इस फील्ड को भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये फील्ड कब सेट होगा, जब हमारा डेटा अर्जेंट होगा, अदरवाइज ये वाले फील्ड को हम
छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ऑप्शनल जो फ्लैग है यहाँ ऑप्शन लिख दिए, ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल एंड पैडिंग जो है वो तो अलग अलग कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये उतना मैंडेटरी हम लोगों का या उतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। तो ये था हमारा यहाँ पे टीसीपी का कॉन्सेप्ट। एससीटीपी भी कर दे। एसीके बिट ऑन रहेगा। एक्नॉलेजमेंट इसलिए है कि एसीके बिट ऑन होने से समझ में आएगा रिसीवर को कि जो पैकेट आ रहा है वो एक्नॉलेजमेंट होल्ड करेगा, और एक्नॉलेजमेंट फील्ड में वो सीक्वेंस नंबर रहेगा उससे +1 जो सीक्वेंस नंबर डिलीवर कर चुके हैं। हाँ, x+1 रहेगा सिर्फ एक्नॉलेजमेंट वाले हेड में, और ये पैकेट एक्नॉलेजमेंट की रहा है इसीलिए एसीके ऑन रहेगा, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे, वेल डन। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर तुम लोग कोई प्रिपेयर करके आओगे तो देना प्रेजेंटेशन। तो आज का सेशन तो अब खत्म हो गया, आज का सेशन एंड हो गया यहीं पे। चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।